सो है गाइस, मैं आदित्य। आज टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे सेकंड क्लास इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्लास हो रहा है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में जाने थे लोग कि इतिहास आखिर होता क्या है। और कुछ टॉपिक लुई सलावा के बारे में भी पढ़े थे लोग कि लुई सलावा एक भ्रष्टाचारी राजा था। उन्होंने और वो अपने काल में जो सबसे घटिया काम कराया था ना, वो समानती व्यवस्था था। और आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि समानती व्यवस्था क्या है। समानती व्यवस्था वही था कि मान लीजिए किसान का जो भी जमीन हो, 1 बीघा 100 बीघा 2 धूर जितना भी जमीन हो, उस जमीन किसान का ही रहेगा, बोएगा काटेगा, किसान ही काटेगा। लेकिन जब उसमें से अनाज निकलेगा तो आकर सामान लेकर राजा के पास चले जाएंगे लोग, और उसमें से उसका जो मन करे वो देगा या ना देगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसी अत्याचार से जनता लोग तंग आकर राजा को मारने के लिए सोचे लोग, मतलब चाह रहे थे किसी भी तरह का यह राजा से हमें छुटकारा मिल जाए। तो उन ज्यादा अत्याचार होने लगा, तो वहां के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जो जो अनपढ़ लोग थे उनको उस्काया कि हमारे देश में पहले एकता की जरूरत है, अगर एकता ही रहेगा तो अब हम लोग वो राजा को हटा पाएंगे लोग। तो ये बात को गरीब लोग समझकर एक साथ एकता बनाया, और एकता बनाकर उस लुई सलावा राजा को गिलोटीन पर मार डाला। अब आप लोग समझेंगे कि ये गिलोटीन होता क्या है, कैसे रहता है। तो गिलोटीन लकड़ी का बना होता है, ऐसे गिलोटीन बना होता है लकड़ी का, और यहाँ पे एक धारीदार दाब लगा रहता है, और यहाँ पे एक गोला छोड़ा जाता है जिसमें आदमी का सर, जो अत्याचार करता है, गलती करता है, उसका सर लगता है। और ये दाब से ही पूरा इस रस्सी को जोड़ा जाता है, और इसमें आदमी का जो ज्यादा अत्याचार करता है उसका सर लगाकर और रस्सी को छोड़ दे देता है। जैसे ही छोड़ा जाएगा, यहाँ पे दाब आकर उस आदमी का सर को 2 टुकड़े में बांट देगा लोग। और बांट का वैसे ही उसकी पत्नी को भी मार डाला कि ना ही इसका वंश बढ़ेगा और ना ही हम पर फिर से अत्याचार होगा। अब ये तो खत्म हो गया। उसके बाद से इस क्रांति में हुआ क्या, इसको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो 1789 ईस्वी में अभी तो हम लोग बताए कि सबसे जो क्रांति का मुख्य कारण था वो राजा ही था वहां का। ना ही वो वैसा भ्रष्टाचार करता और ना ही वहां पे क्रांति होता। तो इसका मुख्य कारण, सबसे पहले मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक लुई सोलहवां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाल था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, किंतु पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। आप समझेंगे कि सभी प्रदेश को तो इसका मतलब जो स्थिति था वो खराब था, और पादरी और कुलीन वर्ग क्या है कि इसका स्थिति अच्छा है। तो पादरी जैसे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू धर्म में या मुसलमान धर्म में पंडित को पंडित बोला जाता है, और मुसलमान धर्म में मौलवी बोला जाता है, वैसे ही फ्रांस में जो पंडित और मौलवी थे उसको पादरी बोला जाता था। इसी की वजह से कि हम लोग अपने पंडित पर हाथ नहीं छोड़ सके, उसी से ये पादरी भी सुरक्षित थे। और कुलीन वर्ग में जो ज्यादा कमाता था, ज्यादा मतलब राजा महाराजा था, उसको भी अत्याचार नहीं सहना पड़ता था। ये दोनों जो थे सुरक्षित थे, और पूरा गरीब जो था वो मतलब अत्याचार में भंग था। उसके बाद इस क्रांति के मार्ग को वाल्टियर, रूसो तथा मैनेस्यू ने आगे बढ़ाया। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन कर रहा है 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद हुए मुख्य कार्य क्या थे। तो 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति के बाद तो जरूर कुछ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि जब भ्रष्टाचारी राजा का मृत्यु हो गया तो उसके बाद से जरूर न जरूर कुछ अच्छा ही होगा। तो क्या हुआ था आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हुआ, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। सबसे पहले क्या किया गया था, तो नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। दूसरा हुआ तो नया संविधान बनाया गया, क्योंकि जब तक कोई देश में संविधान लागू ना हो तो वो देश चल नहीं सकता, इसलिए इसमें नया संविधान को बनाया गया। उसके बाद से सभी को समान अधिकार दिया गया, क्योंकि जैसे उस समय जब राजा के शासन में था तो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग ही सुरक्षित रहते थे, गरीब वर्ग के लोग को सुरक्षित रहने का कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन जब उसका काल बीत गया तो उसके बाद से सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद से समानती व्यवस्था को समाप्त किया गया। समानती व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त किया गया। उसके बाद से आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त किया गया। जैसे हम लोग को मतलब फ्रांस में ही यहाँ से वहां जाने पर, जैसे हमारे देश में इंडिया में बिहार है, बिहार से मतलब दिल्ली जाने तक जैसे टैक्स नहीं लगता है, तो वहां पे टैक्स लगता था। इसी को बंद किया गया।
जैसे कि कोई सामान इससे जो हुआ ना सबसे ज्यादा नाफा व्यापारियों को हुआ, क्योंकि जैसे कोई सामान इस यहाँ से वहां ले जा रहा है तो उसमें उसका टैक्स लगेगा तो उस सामान का भी दाम बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जो बच्चा नाप तोल की सामान पद्धति को अपनाएगा, जैसे हमारे भारत में बिहार है, दिल्ली है, तो वहां पे जैसे बिहार में दूसरा, जैसे यहाँ पे 800 ग्राम का 1 किलो हुआ तो दिल्ली में 700 ग्राम का 1 किलो होगा। ऐसे जो तो ऐसे पहले राजा के शासन में था, लेकिन जब राजा का शासन हो खत्म हो गया तो उसके बाद से नाप तोल की पद्धति को भी एक समान कर दिया गया कि यहाँ पे 800 ग्राम का 1 किलो है तो वहां पर भी 800 ग्राम का 1 किलो होगा। उसके बाद से फ्रेंच को राष्ट्रभाषा को दर्जा दिया गया। जैसे हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, उसी तरह फ्रांस में फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद से है अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया और फ्रांस में एक अपना अलग राष्ट्रगान बनाया गया। इतना आप लोग। तो उसके बाद से समांतवाद क्या है, तो वैसे शासन प्रणाली जिसमें जमीन किसानों का हो लेकिन ज्यादा अधिकार समानतः जमींदारों को दिया जाता है उसे समांतवाद कहते हैं। उसके बाद से आएगा मध्यम वर्ग क्या है, तो समाज में रहने वाले वैसा वर्ग जो अपने मतलब पढ़ाई के दम पर कुछ छोटे छोटे व्यापार और नौकरियां पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। उसके बाद से सर्वहारा वर्ग क्या है, तो समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जो जिसमें जिसमें गरीब मजदूर केवल शामिल रहते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। उसके बाद से साम्राज्यवाद क्या है, तो जब छोटे देश कोई दूसरे देश पर आक्रमण जब बड़े देश से छोटे देश पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लेता है। जैसे मान लीजिए ये छोटा देश है और ये बड़ा देश है, अब ये बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण करके अपना अधिकार ये बोला कि ये मेरा पूरा हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद। अब यहाँ पे किसका अधिकार चलेगा, तो बड़ा देश का छोटे देश पर अधिकार चलेगा। इस तरह वो अपना साम्राज्य छोटे देश पर जमा लिया, इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा और अगले लेक्चर में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, जैसे कि ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, यह क्या क्या कार्य किया, ये कैसा राजा था, ये क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में हम लोग कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे लोग। और आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।